नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान नजीर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महासमर का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। सियासी दलों की सभाएं, रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर महाबहस छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होना है। ऐसे में सियासी अखाड़े के दांवपेच की जोर आजमाइश जारी है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता के बीच हैं और एक एक सीट के लिए जमावट की जा रही है। और इस जमावट के बीच क्या कहता है मतदाता और नेता किन किन मुद्दों पर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच जानेंगे चुनावी महासंग्राम में। और आज बात करेंगे धार सीट की, जानेंगे संसदीय सीट के इतिहास के बारे में, गणित के बारे में और समीकरण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं संसदीय सीट धार की और यहां पर आपको बताते हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से आमने सामने है। तो संसदीय सीट धार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर संसदीय सीट धार पर कौन कौन से प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। वर्तमान सांसद हैं यहां पर सावित्री ठाकुर, वर्तमान सांसद हैं सावित्री ठाकुर, और उनके सामने हैं अब कांग्रेस से दिनेश गिरवाल हैं। लेकिन जो प्रत्याशी है वो यहां पर बदला गया है। बीजेपी से छतर सिंह दरबार, यहां पर छतर सिंह दरबार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से दिनेश गिरवाल को यहां पर मौका दिया गया है। कांग्रेस से दिनेश गिरवाल को मौका दिया गया है। संसदीय सीट धार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वर्तमान सांसद हैं सावित्री ठाकुर, लेकिन अब वर्तमान सांसद सावित्री ठाकुर का यहां पर टिकट कटा है और उनकी जगह पर बीजेपी से छतर सिंह दरबार को मौका दिया गया है। कांग्रेस से दिनेश गिरवाल को मौका दिया गया है। बीजेपी से छतर सिंह दरबार यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं और कांग्रेस से यहां पर दिनेश गिरवाल को मौका दिया गया है, चेहरा बनाया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं धार सीट का परिचय की क्या कुछ यहां पर मतदाताओं की संख्या है और क्या कुछ अहम जानकारियां यहां की। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है। संसदीय सीट का परिचय हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से भी यहां क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। धार शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन शहर को परमार राजा भोज ने यहां पर बसाया था। कई हिंदू और मुस्लिम स्मारक आज भी यहां पर मौजूद हैं। धार किला और भोजशाला मंदिर यहां के पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। मालवा क्षेत्र में आने वाला ये शहर विंध्याचल पहाड़ियों और नर्मदा घाटी से पटा है और बाघ नदी के किनारे स्थित गुफाएं ऐतिहासिक। यहां पर 5वीं और 6वीं शताब्दी की चित्रकला भी है और यहां की बौद्ध कला भारत ही नहीं एशिया में भी काफी मशहूर है। धार लोकसभा सीट पर बात सियासत की करें तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी यहां पर कमजोर रही है। पिछले 3 चुनाव में जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार दूसरी बार नहीं चुना। धार लोकसभा सीट पर एक दौर में कभी कांग्रेस का दबदबा यहां पर हुआ करता था। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और सावित्री ठाकुर यहां से सांसद हैं। तो कांग्रेस को यहां 7 बार जीत मिली है तो बीजेपी को यहां पर 3 बार जीत मिली है। 2011 की जनगणना के मुताबिक धार की जनसंख्या 25,47,000 और यहां की 78.63% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है। 21.37% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। धार में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या है और ये संख्या ज्यादा है। 51.42% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। 7.66% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 2014 के चुनाव में यहां पर कुल 16,68,441 मतदाता थे। 8,10,348 महिला मतदाता हैं। 8,58,093 पुरुष मतदाता थे और 2014 के इस चुनाव में सीट पर करीब 64.54% मतदान हुआ।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है। राजनीतिक लिहाज से भी ये क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है और धार शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सांसद सावित्री ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड। तो सावित्री ठाकुर 2004 से 2009 के बीच जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सावित्री ठाकुर 2014 में जीतकर पहली बार संसद पहुंची। 2014 में पहली बार सांसद चुनी गई। सावित्री ठाकुर की संसद में उपस्थिति 92% रही है। उन्होंने 13 बहस में हिस्सा लिया और संसद में 70 सवाल भी किए, 70 सवाल पूछे। सावित्री ठाकुर को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए। ब्याज की रकम मिलाकर 26.83 करोड़ ये रकम हो गई थी और उसमें 22.75 यानी मूल आवंटित फंड का 89.21% उन्होंने खर्च किया। करीब 4.8 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च रह गया। और सावित्री ठाकुर 2004 से 2009 के बीच जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सावित्री ठाकुर 2014 में जीतकर पहली बार संसद पहुंची। वहीं सावित्री ठाकुर की संसद में उपस्थिति 92% रही है। करीब 92% वो संसद में उपस्थित रही। 13 बहस में हिस्सा लिया। संसद में 70 सवाल किए और 25 करोड़ रुपए उनको आवंटित हुए थे विकास कार्यों के लिए और उसमें ब्याज की रकम मिलाकर वो 26.83 करोड़ हो गई थी। और चलिए अब आपको बताते हैं 2014 में कौन आमने सामने था। तो 2014 लोकसभा में कौन आमने सामने था ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के उमंग सिंघार को यहां पर चुनाव हराया था। 2014 के चुनाव में बीजेपी की सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के उमंग सिंघार को शिकस्त दी थी। 2014 में सावित्री ठाकुर ने जीत हासिल की थी। सावित्री ठाकुर को 5,58,387 यानी करीब 58% वोट मिले थे। तो वहीं उमंग सिंघार को 4,54,059 वोट हासिल हुए थे यानी करीब 1 लाख वोट से जो जीत हार है वो हुई थी। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 1,04,328 वोटों का था। और बसपा के अजय रावत 1.36% वोटों के साथ इस चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। तो वहीं 2009 के चुनाव में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को जीत मिली थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस से यहां पर गजेंद्र सिंह जीते थे। उन्होंने बीजेपी के मुकाम सिंह को यहां पर चुनाव हराया था। और चलिए अब आपको बताते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही है सीट पर। धार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें। विधानसभा चुनाव की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इस क्षेत्र में 8 सीटें आती हैं। सरदारपुर, मनावर, बदनावर, गंधवानी। तो सरदारपुर, मनावर, बदनावर, गंधवानी और धर्मपुरी, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू और कुक्षी और धार। तो ये वो सीटें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है। 8 विधानसभा सीटों में 6 पर कांग्रेस का कब्जा, तो वहीं 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति है, जो परफॉर्मेंस है, वो ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। 8 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ जिसमें 6 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, तो वहीं 2 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। सरदारपुर, मनावर, बदनावर, गंधवानी, यहां पर ये वो सीटें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, इस संसदीय क्षेत्र में आती हैं। धर्मपुरी, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, कुक्षी और धार, इसमें से 6 पर कांग्रेस का कब्जा विधानसभा चुनाव में और 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी सिमट कर रह गई। और चलिए अब आपको बताते हैं लोकसभा का इतिहास। तो संसदीय सीट का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए ये सीट आरक्षित है। धार लोकसभा सीट पहला चुनाव
1967 में हुआ धार लोकसभा सीट का पहला चुनाव 1967 में हुआ। पहले चुनाव में यहां पर भारतीय जनसंघ के भारत सिंह को यहां पर चुनाव में जीत मिली। पहले चुनाव में यहां पर जीत मिली और अगले दो चुनाव में भी भारत सिंह जीतने में कामयाब रहे। दो चुनाव में भी भारत सिंह जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने पहली बार 1980 के चुनाव में सीट पर जीत हासिल की। तो ये संसदीय सीट का इतिहास है। कांग्रेस ने यहां पर 3 चुनाव में यहां पर कांग्रेस काबिज रही है। अगले 3 चुनाव में यहां पर कांग्रेस काबिज रही और 1996 में बीजेपी के छतर सिंह ने कांग्रेस के सूरजभान सिंह को यहां पर चुनाव हराया था। तो ये संसदीय सीट का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। सूरजभान सिंह इससे पहले 1989 और 1991 के चुनाव में जीत हासिल कर चुके थे और 1998 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह यहां के सांसद चुने गए। 1998 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह यहां के सांसद बने। 1998 और 1999 में हारने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल की। संसदीय सीट का इतिहास हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2009 में कांग्रेस के छतर सिंह दूसरी बार इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2009 में कांग्रेस से छतर सिंह वह यह सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं धार संसदीय क्षेत्र के आवाम की आवाज, क्या कुछ वो सोचते हैं। जनता मोदी जी से घबरा गई है और बुरी तरह घबरा गई है और अब मोदी जीएसटी 18%, 28%, नोटबंदी, तानाशाही बीजेपी की सब मिलाकर घबरा गई। अभी शिवराज को बता ही दिया जनता ने, इस हिसाब से लोकसभा में मोदी जी को बता देंगे, जवाब देंगे। जो अभी देखा है वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है, जो पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक हुआ, उसके कारण से मोदी जी का बीजेपी का थोड़ा प्लस हुआ है। अगर ये चीज नहीं होती तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट होती। राष्ट्रवाद के मुद्दा अगर देखा जाए तो इसके आधार पर एनडीए सरकार बन सकती है, लेकिन वो भी स्पष्ट बहुमत लगता नहीं है कि आज मिल जाएगा। सरकार निश्चित ही मोदी जी की बनेगी, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है और आगे आने वाले समय में भी सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए। सरकार तो अभी अनिश्चितता की है, पर देश में एक वातावरण अभी जो देखने को मिला है कि जो देश हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। कहीं ना कहीं अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक और इस टाइप के मुद्दे हैं, निश्चित ही मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, पर कई मुद्दे पर मोदी जी जो व्यवसायिक मुद्दे हैं, जीएसटी और अन्य मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 वर्ष गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, मातृशक्ति के लिए जो कार्य किए हैं, उनका चुनाव है। और जहां तक आम नागरिकों का प्रश्न है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के मान को, स्वाभिमान को जिस प्रकार पूरे विश्व में बढ़ाया है और जिस प्रकार आतंकवाद को एक करारा जवाब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, पूरे देश की जनता हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपको अगर 5 साल मौका मिलता है तो कुछ काम करके बताए। सिर्फ फोटो खिंचाना और आदिवासी क्षेत्रों में भगोरिया त्योहार के टाइम डांस करना, यही सब इनका रहता है। बाकी धरातल पर काम करके कुछ बताते नहीं है, और बताते भी है तो कांग्रेस के किए हुए काम को आगे बढ़ाते थोड़ा बहुत। मोदी जी की सरकार बनना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत करा, सैनिकों के लिए बहुत करा, पुलवामा में हुए आतंकवाद का उन्होंने सफाया करा। हम चाहते हैं कि मोदी जी एक बार फिर से आए। सरकार भाजपा की थी, सांसद ने भी सरकार के साथ मिलकर कार्य तो किए हैं। अब चूंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 8 विधानसभा क्षेत्र रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी से सांसद का मेलजोल संभव हो, ये ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो सुना आपने वहां के आवाम को, क्या कुछ उन्होंने कहा और इसके साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उन्होंने बताए, और इसके साथ ही केंद्र में सरकार ने क्या काम किया, सांसद ने क्या काम किया। तो वो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जनता ने यहाँ पर जाहिर की हैं। और संजय वाजपेयी जुड़ गए हमारे सहयोगी। संजय, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर धार संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल दोनों प्रत्याशियों को अगर देखा जाए तो किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा
कि आजादी की बात से ही धार लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर रही है। 7 बार भाजपा जीती, 7 बार कांग्रेस जीती है। इस बार भी जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि छतर सिंह दरबार जो भाजपा प्रत्याशी है वो बहुत वरिष्ठ हैं, 2 बार पूर्व में सांसद रह चुके हैं। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जयंत गिरवाल, वो पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज तक छोटे चुनाव लड़े हैं। तो कुल मिलाकर टक्कर तो कांटे की है, लेकिन फिर भी जो मोदी लहर है उससे कहीं ना कहीं छतर दरबार को बहुत ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। जी संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या विकास के जो मुद्दे हैं वो काम करते हैं, या फिर अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ये फैक्टर भी ज्यादा काम करता है? नहीं, जातिगत मुद्दे तो यहाँ कोई विशेष नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है या वो उसको लेकर जनता में, मतदाताओं में ज्यादा उत्साह है और वो इसी के चलते मोदी पक्ष में इस बार ज्यादा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन संजय अगर देखा जाए सावित्री ठाकुर का यहाँ पर टिकट काटा गया है, सिटिंग सांसद हैं, और ऐसे में यहाँ पर छतर सिंह को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, तो क्या ऐसी वजह रही जो सावित्री ठाकुर का यहाँ पर टिकट काटा गया? इस मामले में वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि सावित्री ठाकुर जी वो ज्यादा सक्रिय नहीं रही, क्षेत्र में ज्यादा घूमी नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं गई, जिसके चलते यह टिकट काटा गया है। वहीं लेकिन अंदर की बात यदि देखें हम तो इसमें गुटबाजी कहीं ना कहीं एक कारण है जिसके कारण ये टिकट काटा है। जी, लेकिन संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो विधायक है उनसे सावित्री ठाकुर की जो बातचीत है वो सामने आई थी कि उनसे उनकी बन नहीं पा रही है, और कांग्रेस के विधायक से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, तो ये पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगा। जी, यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो जो विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी यहाँ पर विधायक है धार से हीना वर्मा, पूर्व में इन दोनों ने ही समर्थन करा था सावित्री ठाकुर का जब उन्हें टिकट मिला था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखी गई थी। वे सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उन लोगों ने दूसरे प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ाया था, और इसी के चलते टिकट काटा गया है और नए मतलब छतर सिंह दरबार को दिया गया है टिकट। जी संजय, जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही थी वो ये भी थी कि जो स्थानीय स्तर पर जो सर्वे कराया गया था उसमें सावित्री ठाकुर का जो रोल है वो ठीक समझ में नहीं आया था सर्वे में भी, और जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनका विरोध कर रहे थे। तो क्या ये एक बड़ी वजह मानी जाए उनका टिकट कटने की? जी बिल्कुल, धार जो लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है तो वह कई क्षेत्रों में सावित्री ठाकुर नहीं पाई थी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में और ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं में कुछ नाराजगी जरूर थी कि हमारे क्षेत्र में सावित्री ठाकुर नहीं आ पाई, सांसद नहीं आ पाए। इसको लेकर नाराजगी उन्होंने दर्ज कराई थी वरिष्ठ नेताओं के सामने। हालांकि धार मुख्यालय पर वो सक्रिय रहती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उनकी कमी खली है। जी, अब ऐसे में उनका टिकट काट दिया तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पा रही है, या फिर जो उनके समर्थक हैं तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जो नाराजगी है वो भी उनके अंदर देखी जा रही होगी? जी बिल्कुल, उनके जो समर्थकों में निराशा देखी जा रही है, लेकिन वे फिर भी भाजपा के खिलाफ काम नहीं करेंगे क्योंकि मोदी लहर है और मोदी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के जो संकल्प लिया उसके तहत वो काम करेंगे। जी संजय, बने रहिए हमारे साथ। रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर आकाश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बीजेपी की लिस्ट को अगर देखा जाए तो अब तक 24 नामों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में करीब 8 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट चुके हैं। क्या माना जाए, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है जो इनके टिकट कटे? जी बिल्कुल सलमान, जिस तरीके से हम धार लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर टिकट काटा गया, साफ तौर पर जो सांसद का जो रिपोर्ट कार्ड था, जो परफॉर्मेंस था, वो बेहतर नहीं था। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने पूरे देश में ही जो है कई सांसदों के टिकट काटे हैं, क्योंकि 2014 की हम बात करें तो पूरे देश में एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर देखी जा रही थी और यही कारण था कि कई ऐसे दावेदार थे, कई ऐसे नेता थे, ऐसे प्रत्याशी थे जो पहली बार में ही जो है मोदी लहर में जो है सांसद बन गए, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं रहा। यही कारण था कि इस बार जब पार्टी ने टिकट को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर जब विचार मंथन किया तो जिनका परफॉर्मेंस खराब था उनके टिकट काट दिए गए। इसी में से जो सावित्री ठाकुर जो 2014 में जो है सांसद चुन के आई थी बीजेपी की टिकट पर, उनका टिकट भी काटा गया है। इस बार बीजेपी ने अगर हम बात करें तो छतर सिंह दरबार पर अपना जो है विश्वास जताया। साफ तौर पर छतर सिंह दरबार पहले से भी सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में। लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए एक तरीके से इस सीट पर चुनौती भी है, क्योंकि 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 में ये सीट जो है बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इसके पहले अगर हम इस सीट के इतिहास के बारे में सलमान बात करें तो 1967
1967 के बाद से ही लगातार एक तरीके से बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करते आई है, क्योंकि 1967 में जब धार जो है लोकसभा सीट के रूप में बनी, उसके बाद पहला चुनाव जब हुआ था तो यहाँ से भारत सिंह ने जो है जनसंघ से टिकट के लड़ी था, टिकट। आकाश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैस का भी काफी रोल है और विधानसभा में जैस का खासा रोल रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से जैस का खासा असर इस सीट पर दिखता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो साफ तौर पर 8 सीटें जो हैं विधानसभा की इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिनमें से 6 पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और यही कारण है कि कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि इसका सीधा तौर पर फायदा जो है कांग्रेस को मिल सकता है। यही कारण है कि दिनेश गिरवाल को यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जो तमाम विधायक हैं वो भी जो है दिनेश गिरवाल के पक्ष में जो है वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है विधानसभा चुनाव से, उसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने भी जरूर यहाँ पर दांव खेला है, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई थी सावित्री ठाकुर की, वो साफ तौर पर संतोषजनक नहीं थी। और यही कारण था कि लोगों में जो एंटी इनकम्पेंसी का माहौल था या नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए सलमान यहाँ से जो है आकाश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जैस के रोल की अगर बात की जाए तो काफी भूमिका है इस सीट पर, जैस की काफी वोट बैंक है, और ऐसे में जो जैस की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने जैस को दरकिनार किया है, तो क्या लगता है आपको इसका कितना नफा कितना नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है? जी, निश्चित रूप से जैस का प्रभाव तो इस क्षेत्र में है, लेकिन अगर हम बात करें तो जैस ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन किया था और इसके सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इसका लाभ भी मिला। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और जैस जो है राष्ट्रीय तौर पर जो है प्रभावित नहीं कर सकता। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने, जो प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश के, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों ने जो है जैस की अनदेखी की है। हालांकि जैस अभी भी पूरी ताकत के साथ जिन क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, खासतौर पर धार की अगर हम बात करें तो धार में भी जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे, एक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मुख्य मुकाबले की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर सलमान होना है। और यही कारण है कि जो यूएसपीज हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं या पार्टी हैं वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सरकार की, जो केंद्र सरकार की नीति है और मध्य प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनकी नीतियों को लेकर जो है जनता के बीच में लेकिन जाने की आकाश, यहाँ पर अगर जैस अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो क्या लगता है खेल बिगड़ जाएगा दोनों पार्टियों का? निश्चित रूप से जो वोट प्रतिशत है वो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वो बटेगा, और अगर वो बढ़ता है तो सीधे तौर पर उसका जो सीधा नुकसान है वो बीजेपी को ही होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि पूर्व में जो है बीजेपी 2014 में यहाँ से जो है चुनाव जीती थी, और ऐसे में अगर जैस का रोल यहाँ पर निकल कर नजर आता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। लेकिन बात करें जो वोटिंग का अंतर है वो खासा लंबा देखा गया है, खासिया बड़ा है, तो कितना प्रभाव जैस का रहता है ये तो आगामी चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। जब मतगणना की जो तारीख होगी, उस दिन जब मतगणना पेटियां खुलेंगी मतदान की, उसी दिन ये स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का जनादेश सलमान किसको जाता है। लेकिन आकाश, छतर सिंह दरबार की बात की जाए तो वो पहले भी सांसद रहे हैं और ऐसे में उनको फिर से मौका मिला है, साफ सुथरी छवि के लिए वो जाने जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए भले ही विधानसभा में 6 सीटें मिल गई हों, लेकिन जो लोकसभा की जो राह है वो आसान नहीं? सीधे तौर पर सलमान, यही कारण है कि जो पार्टी ने उनको जो है अनुभव के आधार पे भी टिकट दिया है, और जिस तरीके से जब क्षेत्र की जनता से और क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पार्टी ने सीधे तौर पर संवाद किया तो बीजेपी को एक ही नाम नजर आया, वो था छतर सिंह दरबार का। और यही कारण है कि उनको अब जो है पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है और उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। अगर छतर सिंह दरबार की हम बात करें तो अच्छा खासा उनको राजनीति का अनुभव है, इसके पहले भी वो जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उस दौर में जब 1980 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, हम 1989 की बात करें या 1991 की बात करें तो यहाँ पर सूरज भान सिंह ने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। लेकिन उसको दोबारा से जो है बीजेपी को यहाँ जिताने के लिए अगर किसी ने प्रयास किया तो वो छतर सिंह ही थे। और यही कारण है कि अनुभव भी है, क्षेत्र की परख भी है, लोगों से सीधा संवाद भी है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव भी है, और यही इन तमाम कारणों के कारण ही छतर सिंह दरबार को यहाँ से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जी, लेकिन आकाश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इंदौर
बीजेपी ने भी होल्ड कर रखी है, कांग्रेस ने भी होल्ड कर रखी है, और जो धार है वो इंदौर से लगा हुआ है। क्या लगता है आपको इंदौर सीट पर, इंदौर संसदीय सीट पर अगर दो बड़े नाम सामने आते हैं दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से, तो क्या धार सीट पर भी कोई असर पड़ेगा इसका? जी निश्चित रूप से, क्योंकि अगर इंदौर सीट की हम बात करें सलमान, तो सीधे तौर पर बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, उसके बाद से ही यहाँ पर किसको टिकट दिया जाए एक बड़ा सवाल बीजेपी में उभर कर सामने आया है। कई नेताओं के नाम जो है फहरिस्त में चल रहे हैं कि इनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अभी तक इस पर फैसला तय नहीं कर पाया है कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए। और यही कारण है कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हाई प्रोफाइल सीट है, और अगर यहाँ से जो है जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, उसका सीधा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन धार पर भी जरूर पड़ेगा। और यही कारण है कि अब जो दोनों पार्टियां हैं वो प्रॉपर रूप से जो है विचार मंथन कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को बीजेपी के गढ़ में घेरने की रणनीति तैयार की है, अभी तक वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि मऊ सीट की अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय का अच्छा खासा यहाँ पर भूमिका रही है सीट पर, हालांकि वो पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं। तो क्या लगता है आपको इस सीट पर, महू सीट पर कितना रोल रहने वाला है कैलाश विजयवर्गीय का या पूरे इस इलाके में? जी निश्चित रूप से अगर महू सीट की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उनका क्षेत्र भी रहा है, लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय वहां से जो है सक्रिय रहे हैं, चुनकर भी आए हैं, यही कारण है। लेकिन उनको जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया गया उसके बाद जरूर वो पश्चिम बंगाल में सक्रिय, और जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले ही उनका बयान भी सामने आया था लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस और मेन चुनौती अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पार्टी का जनाधार उनको बढ़ाना है। और यही कारण है कि पार्टी ने बड़ी भूमिका में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल भेजा था। लेकिन मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो ये बड़े नाम है, चाहे हम सुमित्रा महाजन की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ये तमाम वो बड़े नाम है सलमान, सीधे तौर पर जो चुनाव। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धार संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर छतर सिंह दरबार को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दिनेश गिरवाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जैस का भी अच्छा खासा रोल है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि छतर सिंह दरबार पहले भी सांसद रह चुके हैं, क्या जो जनता है एक बार फिर अपना दरबार छतर सिंह दरबार के लिए खोलती है या फिर दिनेश गिरवाल वहां पर जीत हासिल करते हैं। यहाँ पर देखना होगा कि मुकाबला किस तरह का रहता है, क्या जैस भी अपना उम्मीदवार उतारती है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनावी महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए IND 24।